जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसे हम आज समझेंगे। लेकिन इससे पहले किसी भी चीज़ को समझने के लिए जो 3 बातें महत्वपूर्ण हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो पहली बात है कि किसी भी टॉपिक को समझने के लिए आप यदि उसे मन से समझेंगे तो वह टॉपिक आपके अवश्य समझ में आएगा। जो दूसरी बात है वो ये है कि आप आपके पास या किसी भी पढ़ाने वाले के पास उस टॉपिक के बारे में आपको पर्याप्त जानकारी दी जाए तो वह टॉपिक आपके अवश्य समझ में आएगा। और जो तीसरी और इम्पोर्टेंट बात कि जो पर्याप्त जानकारी आपको दी जा रही है उसे आप पूरी ग्रहण करें, यानी कि वीडियो को अंत तक देखें। बीच में छोड़ने पर आपका टाइम भी बर्बाद होगा, इसीलिए यदि आपने इस वीडियो को शुरू कर दिया है तो इसे अंत तक देखें। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। जिस समय भारत में अंग्रेज आए थे उस समय भारत में राजाओं का शासन था। जो निर्णय लेने की शक्ति थी वो राजा के हाथ में रहती थी, यानी कि एक व्यक्ति के हाथ में रहती थी। तो इसीलिए अंग्रेज़ों ने इस बात का फ़ायदा उठाया। वे राजा से अच्छे संबंध बना लिए उन्होंने शुरू में। राजाओं को पेंशन देते थे और उनसे संधियाँ और समझौते पर हस्ताक्षर करवा लेते थे। धीरे धीरे उन्होंने उनके राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया, पेंशन बंद कर दिया और इस तरह उन्होंने पूरे भारत पर अधिकार कर लिया। तो इसीलिए जो निर्णय लेने की शक्ति थी उसका बंटवारा करना आवश्यक था। यदि उस समय राजाओं के हाथों में जो निर्णय लेने की शक्ति थी वो एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहती और एक से अधिक व्यक्तियों के हाथों में रहती तो कोई न कोई व्यक्ति उनसे यह काम करने के लिए मना भी करता कि अंग्रेज़ सही आदमी नहीं है, इनसे संधि या समझौते नहीं किए जाएं। तो जो निर्णय लेने की शक्ति का बंटवारा करने के लिए संविधान की बहुत आवश्यकता थी और इसके लिए कुछ नियम कानून चाहिए थे जिन्हें संविधान में लिखा गया है। देखते हैं कि क्या ये निर्णय लेने की शक्ति का बंटवारा वर्तमान में हो पाया है। जो वर्तमान संविधान लिखा गया है उसमें निर्णय लेने की शक्ति का बंटवारा किया गया है। तो जी बिल्कुल, जैसे कि केंद्र और राज्य की शक्तियों को अलग अलग रखा गया है और जिन विषयों पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं उन्हें समवर्ती सूची में रखा गया है। तो केंद्र और राज्य के मध्य में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ऐसे ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, इनकी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। प्रधानमंत्री के पास कुछ शक्तियां हैं, राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां हैं। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट को कुछ शक्तियां दी गई है तथा नियम कानून बनाने की शक्तियां संसद को दी गई है। तो इनमें किसी एक व्यक्ति के हाथ में संपूर्ण शक्तियां नहीं है। जैसे कभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के ऊपर भारी पड़ जाता है और कभी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के ऊपर भारी पड़ जाता है। जैसे कोई कानून पारित हो गया तो राष्ट्रपति उस पर वीटो लगा देता है जिससे वह कानून पारित नहीं हो पाता है। और यदि ये दोनों भी कानून को पारित कर दे और वो कानून पारित संवैधानिक नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देती है। तो जो शक्तियां हैं वो किसी एक हाथों में नहीं है। अब जानते हैं दूसरा बिंदु। जब अंग्रेज़ों का शासन था तो वो भारतीयों पर बहुत ही अधिक अत्याचार करते थे। तो उन्हें अधिकार देना तो दूर की बात है, उन्हें बिना गलती के भी सज़ा दे दी जाती थी। तो इसीलिए जनता को उसके अधिकार दिलाना आवश्यक था। तो जनता को अधिकार दिलाने के लिए संविधान की आवश्यकता थी। तो वर्तमान में क्या जनता को उसके अधिकार दिए गए हैं? तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल, इसमें जनता के पास अपने मूल अधिकार हैं जिन्हें उनसे सरकार भी नहीं छीन सकती है। नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से सरकार के पास जनता का विकास करने के कुछ नियम कानून हैं। इसलिए जनता को उसके अधिकार दिलाने के लिए भी संविधान की आवश्यकता थी। जो अगला बिंदु है वो है कि किसी देश का शासन चलाने के लिए कुछ नियम कानूनों की आवश्यकता होती है और उन नियम कानूनों को संविधान में लिखा जाता है। तो इसलिए संविधान की बहुत आवश्यकता थी। अंग्रेज़ उस समय हमें अंधेरी गली के मुहाने पर छोड़ गए थे।
तो हमें कुछ पता नहीं था कि कैसे शासन चलता है, कैसे क्या होता है। तो इसीलिए जो नियम कानून बनाना बहुत ही आवश्यक था, इसलिए संविधान की आवश्यकता थी। तो वर्तमान में देखते हैं क्या शासन सही चल रहा है। तो जी बिल्कुल, शासन एकदम सही चल रहा है। हालांकि कुछ थोड़ा भ्रष्टाचार है, लेकिन जो भ्रष्टाचार है उसे एक दिन में ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये इंसान की सोच पर निर्भर करता है कि वो उसमें कितनी देशभक्ति है, वो अपने देश से कितना प्रेम करता है। इसीलिए और इसमें शिक्षा का भी बड़ा योगदान है। जो लोग शिक्षित हैं और जो लोग ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं और जो लोग ईमानदारी से नौकरी में गए हैं, तो वो भ्रष्टाचार बहुत कम करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन जो भ्रष्टाचारी से ही नौकरी में गए हैं, तो वो तो भ्रष्टाचार करेंगे ही। तो शासन को सही चलाने के लिए नेता हैं, पुलिस का भी गठन किया गया है। जो अगला बिंदु है वो है कि जब अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहे थे तो उन्होंने कुछ नियम कानून बनाए थे और उन्हीं नियम कानूनों से वो देश चलाते थे। लेकिन उसने जो नियम कानून बनाए थे, जैसे कि रौलट एक्ट, राज्य हड़प नीति, जिसमें उत्तराधिकारी न होने पर उस राज्य को हड़प लिया जाता था और वो टैक्स इतना अधिक था कि जो आम आदमी है उसको दे चुका ही नहीं पाता था और वो ज़बरदस्ती नील उगवाते थे, यानी कि जनता को अपनी फसल उगाने का भी अधिकार नहीं था। तो जनता उनसे बहुत नाराज़ थी और जनता को यह लग रहा था कि अब नए नियम कानून आने चाहिए। जो अंग्रेज़ों के नियम कानून हैं उन्हें अब बर्खास्त किया जाना चाहिए। तो इसीलिए नए नियम कानून लाए गए, जिसे संविधान में लिखा गया है। तो वर्तमान में क्या नए नियम कानून लाए गए हैं? जी बिल्कुल, जैसे संपत्ति का अधिकार, यह एक पहले मूल अधिकार था जिसमें पूरे राज्य हड़पने की तो दूर की बात, एक छोटी सी ज़मीन भी नहीं ले सकते बिना उस ज़मीन के मालिक की अनुमति के। हालांकि अब संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया है, इसलिए जब सरकार चाहे तो किसी व्यक्ति की संपत्ति को ले सकती है, लेकिन सरकार भी बिना मतलब के किसी व्यक्ति की संपत्ति को नहीं ले सकती है। जो टैक्स के संबंध में नियम बनाए गए हैं उनमें टैक्स निर्धारित किए गए हैं और एक आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनसे कोई भी प्रत्यक्ष टैक्स नहीं लिया जाता है। इसलिए नए नियम लाने के लिए संविधान की आवश्यकता थी। जो अगला बिंदु है वो है कि पदों का निर्धारण करने के लिए, जैसे किस पद पर कौन व्यक्ति बैठेगा, उसकी सैलरी क्या होगी, वेतन क्या होगा और योग्यताएं क्या होंगी, इसका निर्धारण करना आवश्यक था। चुनाव के नियम, जैसे चुनाव में क्या क्या नियम होंगे वह नियम बनाना आवश्यक था। नागरिकता से संबंधित नियम बनाना भी आवश्यक था। तो इन सभी नियमों की आवश्यकताओं को देखते हुए संविधान को बनाने की ज़रूरत पड़ी। देखते हैं वर्तमान में क्या ये सभी नियम बनाए गए हैं। जी बिल्कुल, वर्तमान में सभी पदों का निर्धारण अच्छे प्रकार से किया गया है। चुनाव के नियम अलग से बनाए गए हैं और भारत में चुनाव निर्वाचन आयोग की देखरेख में बहुत ही अच्छे तरीके से होते हैं। नागरिकता से संबंधित नियम बनाए गए हैं। तो इस प्रकार वर्तमान में ये सभी नियम अच्छे प्रकार से बनाए गए हैं तथा जो संविधान की ज़रूरत थी उसको एक सही प्रकार से पूरा किया है। तो हमने ये जाना कि संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब हम यह जानेंगे, जिसे आमतौर पर कोई भी नहीं बताता है, कि हमें लिखित संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसे हम एक कहानी के माध्यम समझेंगे कि ये संविधान मौखिक भी हो सकता था। तो देखते हैं, जब हम छोटे थे तो हमारे दादा दादी हमें कुछ कहानियाँ सुनाते थे। जब हम उन कहानियों को बहुत ही एकाग्रता से सुनते थे और वो हमें याद भी हो जाती थी। लेकिन जब हम उन कहानियों को किसी और को सुनाते थे तो सुनाते वक्त हम कुछ उसमें शब्द जोड़ देते थे और उनमें से कुछ शब्दों को हम भूल जाते थे और उन्हें छोड़ देते थे। इसलिए लेकिन जो संविधान है
उसमें एक शब्द भी यदि छूट जाए और एक शब्द नया जुड़ जाए तो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हो जाती हैं और बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। इसलिए जो हमें लिखित संविधान की आवश्यकता पड़ी और एक सबूत के तौर पर भी हमें लिखित संविधान की आवश्यकता थी कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को बता सकें कि सुप्रीम कोर्ट हर फैसले में ये बता सके कि ये देखिए यहाँ पर ये नियम लिखा हुआ है। यदि मौखिक रूप से बताते तो कोई भी इस पर सवाल खड़ा कर सकता था कि आपने ये नियम बदल दिया है ऐसे। इसीलिए लिखित संविधान की आवश्यकता थी और हमारा भारतीय संविधान जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है उसे तैयार किया गया। तो हमने आज जाना कि संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी और हमें लिखित संविधान की ज़रूरत क्यों थी। दोस्तों धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का निशान है उसे अवश्य दबाएं, जिससे कि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए और आप उस वीडियो को तुरंत देख सकें। धन्यवाद। जय हिंद।